हाय, दिस इज उज्जवल भारद्वाज। और जैसा आप जानते हैं, हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भाई इसका इंट्रोडक्शन, और इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इसका जो हमने सेकंड लेक्चर बनाया उसमें हमने पढ़ा भैया कि केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने पढ़े, जो कि लैवोसियर और हमारे जोस्ट प्राउस्ट ने दिए थे, जिसके अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा हमारा क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा मास है वो कंजर्व है, मतलब ना तो हम मास को बना सकते और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते। और फिर हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन में जाना कि जो भैया जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट है, अगर उनके हम एलिमेंट के मास का रेशियो लें तो वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। जैसा हमने उसमें एग्जाम्पल लिया था वाटर का, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आया था 1:8। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि एटम को डाल्टन ने हमें किस प्रकार से समझाया, कि एटम की डाल्टन ने हमें क्या थ्योरी दी। डाल्टन भैया ने हमें बताया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, कि जितने भी मैटर हमारे आसपास हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उन छोटे पार्टिकल को हमने क्या बोला, एटम्स बोला। कि हमें डाल्टन भैया ने बताया कि जो हमारे मैटर हैं वो भैया छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं, इन्हें हमने एटम बोल दिया। ये जो हम थ्योरी पढ़ेंगे ये डाल्टन ने दी, ठीक है। डाल्टन के हिसाब से एटम क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, मतलब उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या फिर हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कि एटम जो होता है वो इतना छोटा होता है कि हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते या हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इतना छोटा पार्टिकल होता है। ये डाल्टन बता रहे हैं। वैसे हमने बाद में देखा कि भैया एटम को भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हमने डिवाइड करा था, बट जो हमारा एटम है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या फिर उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में हम उन्हें डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास, हमने पढ़ा था भाई हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है, जब ये 2 हाइड्रोजन ले रहे थे, हम 1 ऑक्सीजन ले रहे थे, तो हमारी क्या बन गया था, H2O बन गया था, मतलब वाटर में मिल गया था। तो क्या देखा हमने भाई, जो हमारे ये एटम्स थे, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि हम एटम को बना नहीं सकते या फिर हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में, लेकिन हम उन्हें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम थे ना, वो हमने डिस्ट्रॉय नहीं करे, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो गए। जब वो आपस में रिएक्ट करे तो एक नई फॉर्म हमारे सामने बनकर आ गई, जिसने वाटर बोला। तो एटम उसके अंदर भी है लेकिन वो एक नई फॉर्म में है अब, तो वे नष्ट नहीं हुए, उसके अंदर एक उन्होंने नई फॉर्म बना ली वाटर की। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम एटम को डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं कर सकते, ये हमारे डाल्टन ने बताया। तो फिर इन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ए मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं या फिर जो एलिमेंट जिन एटम से मिलकर बना होता है, तो उन वे सभी क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं मास में और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। वही चीज को हम एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक आयरन नेल है, एक लोहे की कील है हमारे पास, ये क्या एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ठीक है।
तो जो एलिमेंट है हमारे एटम से मिलकर बने होते हैं, तो इसके अंदर हमने मान लिया कि भाई ये एक छोटा सा पार्टिकल इसका एटम है। तो आयरन नेल में जो एटम, आयरन को जो फॉर्म, आयरन को बोलते हैं हम फेरस, तो इसे इसका एटम को बोलते हैं हम Fe। तो साइंटिफिक नेम है इसका फेरस। तो एक एटम को बोलते हैं हमने इसके Fe। तो इन सभी Fe को मिलाकर हमारे, जब इन सभी एटम्स Fe के एटम्स को हम आपस में मिला देंगे तो हमारी एक आयरन तैयार हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि ये आयरन का एक एटम है, वन एटम, ये Fe, इसे हम Fe बोलते हैं। तो भाई इन्होंने बताया कि इसके अंदर जितने भी एटम होंगे ये वो Fe होगा, ठीक है। इसके अंदर Fe से दूसरा एलिमेंट, जो हमारे पास एलिमेंट है आयरन है, इसके अंदर Fe तो होगा, Fe से मिलकर बना होगा, इसके अंदर दूसरा एटम नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे एलिमेंट होते हैं वे होते हैं प्योर सब्सटेंस। और हमने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो सब्सटेंस हमारे सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं वही तो प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, जिन्हें हमने एलिमेंट, उसके अंदर हमने फिर एलिमेंट पढ़ा। तो एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। तो इसके अंदर सिंगल टाइप के एटम ही तो होंगे। तो ये पूरे में Fe तो होगा, मतलब मिलियंस करोड़ों Fe आपस में मिलेंगे तो हमारी एक आरएनएल तैयार हो रही होगी, ये Fe। तो उन्होंने बताया इसके अंदर जितने भी हमारे एटम्स होंगे, Fe के जितने भी एटम्स होंगे, उनके जो मास होगा, उनका जो वजन होगा प्रत्येक Fe का, वो समान होगा। मान लो इस Fe का वजन x है, तो इस Fe का वजन भी x ही होगा, इसका वजन भी x ही होगा। इस Fe की प्रॉपर्टी है, जो इस Fe की प्रॉपर्टी होगी वही इस Fe की प्रॉपर्टी होगी, और वही इस Fe की प्रॉपर्टी होगी। मतलब जो भी हमारे एलिमेंट के अंदर एटम होंगे उन सबका मास और उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, आइडेंटिकल होगी। चलो फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। अब एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन गैस का। सपोज करो हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस का जो हमारे पास एटम होता है उसे हम बोलते हैं, इसे हम इस प्रकार लिखते हैं H, इसका सिंबल है, तो इसे हम H से लिखते हैं हाइड्रोजन एटम। तो इसके अंदर हाइड्रोजन का एटम है हमारे पास, जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है बहुत सारे एटम से मिलकर बनी होगी, इसके अंदर करोड़ों एटम्स होंगे H के। तो क्या है, ये जो H होगा, ये इसके अंदर जितने भी हमारे H होंगे इन सब का मास जो होगा वो सेम होगा। तो जैसे हमारे देखा था कि हमने H का मास जो हमने माना था वो 1 माना था, वो 1 होता है, वो 1 माना गया है H का मास एक हाइड्रोजन एटम का। तो इसमें जितने भी H होंगे उन सब का मास 1 ही होगा, और इसकी इन सब की H की जो प्रॉपर्टी होगी वो आइडेंटिकल होगी, मतलब सेम होगी। इसके अंदर जितने भी H होंगे उन सब का मास सेम होगा और उन सब की प्रॉपर्टीज से, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्यों? क्योंकि भैया हमारा हाइड्रोजन ये क्या है? एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस में आते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर केवल हाइड्रोजन के एटम ही होंगे, ऐसे नहीं हो कि हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम भी है, ऑक्सीजन के एटम ही है। जो हमारी गैस है वो, ये हाइड्रोजन गैस है, वो हमारी एक एलिमेंट मानी गई है। तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। ये केवल सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बनी होगी, तो इसमें केवल हाइड्रोजन के एटम ही पाए जाएंगे। उन सब हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा हमारा वो सेम होगा, और उनकी प्रॉपर्टी जो होगी हमारी वो भी सेम होगी। फिर उन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, कि जो अलग अलग एलिमेंट के एटम होंगे उनके जो मास होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। तो उन्होंने बताया कि atoms of different element have different masses and chemical properties। उनकी जो क्या होगा भैया, उनकी जो मास होगा, जो डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनमें जो एटम्स हैं उन सब की जो प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी डिफरेंट होगी, और जो हमारा उसके अंदर मास है वो भी डिफरेंट होगा। समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। सपोज करो एक तो हमारे पास वही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना आयरन नेल वाला। आयरन नेल, तो हमारे पास लोहे की कील है, ठीक है। इसके अंदर सारे एटम्स होंगे Fe के, चलो Fe, इसके अंदर सारे एलिमेंट Fe के तो होंगे। और हम अपना सेकंड, ये फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट हो गया, और हम दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं अपना
ये हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन एच एच। तो ये एच 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 एटम आपस में मिलकर करोड़ों एटम्स मिलेंगे तो हमारे पास ये हाइड्रोजन एलिमेंट बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो इन्होंने बताया कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, तो इन अलग अलग एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे, ये एटम्स होंगे, ये एटम्स होंगे, अलग अलग एलिमेंट के अंदर जो हमारे पास एटम्स होंगे, ये एटम और ये एटम, तो इन दोनों की जो हमारे पास फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज और मासेस डिफरेंट होगा। इनका ही मास तो सेम होगा, इनका मास तो सेम होगा, लेकिन इसका मास तो डिफरेंट होगा। इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन इन वालों Fe की और हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी। तो अलग अलग एलिमेंट के अंदर जो एटम है उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो मास होगा वो डिफरेंट होगा। सपोज करो हमारे पास एक पेन है, एक हमारे पास आयरन नेल है, एक हमारे पास गोल्ड है, एक हमारे पास सिल्वर है। तो हमने एक पेन का आइटम उठा लिया, एक गोल्ड का आइटम उठा लिया, एक हमारे पास आयरन नेल का आइटम है, हमारे पास सिल्वर का आइटम है। तो जितने भी हमारे पास एटम है अलग अलग एलिमेंट के, इन सब का मास और इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। भाई जो वजन हमारा हाइड्रोजन का होगा वो वजन Fe का थोड़ी होगा। ये फिर हमने आपको बताया था, जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसका वजन था हमारे पास 16, इसका था हमारे पास 1, तो डिफरेंट है ना दोनों। ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, तो इनका वजन भी डिफरेंट होगा और इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो फिर हमारे डाल्टन भाई ने बताया कि एटम कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड, कि हमारे पास जो एटम्स हैं आपस में कंबाइन करते हैं एक इन द रेशियो ऑफ होल नंबर, ठीक है, स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। एक कंपाउंड बनाने के लिए हमारे पास जो एटम है ना वो आपस में किस तरह कंबाइन करते हैं, एक स्मॉलेस्ट होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना वाटर का। वाटर हमारा क्या है, कंपाउंड है भैया, वाटर कंपाउंड है। इसका जो मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया हमारे पास वाटर, H2O इसका फॉर्मूला है। तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो एक कंपाउंड बनेगा तो उसमें किस प्रकार एटम कंबाइन करेंगे, एक स्मॉलेस्ट होल नंबर के रेशियो होगा उन एटम्स का। इसके अंदर क्या कहें, तो ये हाइड्रोजन है और क्या हमारे पास और ऑक्सीजन है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं तो वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा वो। जैसे हमारे पास यहाँ पर इनके एटम्स का रेशियो, यहाँ एटम्स की रेशियो की बात चल रही है, तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं हमारे यहाँ पर, 2 है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1 है। तो जो हमारे पास कंपाउंड बना है इनका जो रेशियो होगा, एटम्स का रेशियो होगा, वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। इस तरह से कंबाइन करेंगे वे। तो हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है, अब ये वाटर का मॉलिक्यूल के जो रेशियो होगा एटम्स का वो हमेशा 2:1 ही रहेगा, वो हमेशा फिक्स्ड है। आप ये पूरे ब्रह्मांड में से कहीं से भी हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल ले लो, इसका जो एटम का रेशियो होगा वो 2:1 ही होगा। हमने पहले जो बात करी थी कंजर्वेशन ऑफ मास में, वो उसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो बात करी थी हमने उनके मास के रेशियो की। आज बात कर रहे हैं हम एटम के रेशियो की, तो वो भी हम फिक्स होगा और ये भी हमेशा फिक्स्ड ही होगा, 2:1 ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा हम ये लिख दे तो H3O, तब भी हमारा वाटर बन गया, HO वाटर बन गया, H5O2 वाटर बन गया। इसका यहाँ पर हो गया हमारा 2:5:2, यहाँ हो गया हमारा 1:1, यहाँ हो गया हमारा 3:1। तो ये रेशियो कभी भी वाटर का मॉलिक्यूल का नहीं होने का। हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल के रेशियो 2:1 ही होगा, चाहे वाटर का मॉलिक्यूल आप कहीं से भी ले लो। तो ये हमारा वाटर नहीं बनेगा। तो हमारे जैसे दूसरा एग्जाम्पल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें कार्बन का रेशियो क्या है, 1, और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2। तो यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमेशा इसका रेशियो 1:2 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि CO इसका 1, इसे 1 ले लें, इसे 1 ले लें, 1:1, तो ये भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। ये हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। अब तो अगर हम रेशियो चेंज कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा, वो कंपाउंड नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारे एटम क्या होते हैं, कंपाउंड बनाने के लिए एक
फिक्स्ड रेशियो में एक, या फिर हम कह सकते हैं एक सिंपल होल नंबर में रहते हैं। फिर इन्होंने बताया डाल्टन ने कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, कि जो रिलेटिव नंबर होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर, जो रिलेटिव नंबर होगा उनके एटम्स का जिनसे वो मिलकर बना होगा, और उनका काइंड और उन एटम का प्रकार हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो उन्होंने बताया, ये बताया देखो कि रिलेटिव नंबर, यहाँ रिलेटिव नंबर है वही जो हम अभी बात कर रहे थे, सिंपल और ये स्मॉल होल नंबर, कि जैसे हमारा ये था हमारे पास वाटर, इसका जो रेशियो था क्या था, 2:1 था। तो यही ये रिलेटिव नंबर बताया गया है, इसका रिलेटिव नंबर, इसे क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव नंबर। तो हाइड्रोजन का रिलेटिव नंबर है यहाँ पर 2, इसका है यहाँ पर 1, मतलब इनका जो रेशियो है इसके कंपेयर में इसका, ठीक है, इसके रिलेटिव में इसका जो नंबर होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन 1 होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम 2 लेंगे, हमेशा यही रेशियो रहेगा यहाँ पर हमारा। सपोज करो मेरे पास ये है H, अगर मैं 4 लूँ तो मुझे ऑक्सीजन 2 लेने पड़ेंगे अगर मुझे वाटर बनाना है। तो कैसे, फॉर्मूला तो हमेशा ये रहेगा H2O, यहाँ पर 2 और लगा देंगे हम, ठीक है, तो 2H2, ये भी हमारे पास वाटर ही है, पर यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो इनका रेशियो तो हमें फिक्स्ड है ना, इसका कितना है 4, और ये ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 2, इन्हें फर्दर हम डिवाइड करें तो कितना का ये रेशियो 2:1, तो ये फिर भी तो हमारा 2:1 ही आ गया ना। तो इनका जो रिलेटिव नंबर है, जो रिलेटिव नंबर है हमारा, वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे हमारा CO2 में था, CO2 में क्या था 1:2, तो वो हमेशा 1:2 रहेगा। तो इनका रिलेटिव नंबर किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स होंगे वो सेम ही रहेगा, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें क्या एडिशनल है, ये काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट, कि जो काइंड ऑफ एटम है वो भी कांस्टेंट रहेगा। भाई इनके रिलेटिव नंबर है वो तो कांस्टेंट रहेंगे, पर जो इनके अंदर ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो इनके अंदर एटम है वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास अगर मैं हाइड्रोजन की जगह पोटेशियम ले लूँ, रेशियो सेम रखूँ लेकिन पोटेशियम ले लूँ और यहाँ पर ऑक्सीजन ही रहने दूँ, तो क्या बनेगा K2O, ये वाटर थोड़ी है। या इसकी जगह मैं कार्बन रख दूँ और यहाँ पर मैं ऑक्सीजन की जगह ये रख दूँ और साथ इसमें इसका रेशियो भी चेंज कर दूँ, तो ये वाटर थोड़ी है। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो C2H5 है ये वाटर थोड़ी है। तो यहाँ पर हमने इसका रिलेटिव नंबर भी चेंज कर दिया, ये 2:5 कर दिया, और इसके काइंड ऑफ एटम वे भी चेंज कर दिए, तो वो वाटर रहा नहीं। तो यही बता रहे हैं कि अगर हम चेंज कर देंगे, कांस्टेंट ना रहे, तो वो कंपाउंड नहीं रहेगा, वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास उनके एटम्स का रेशियो होता है वो भी कांस्टेंट होता है, और जो एटम होते हैं वे भी कांस्टेंट रहते हैं। अगर हम इन एटम को भी चेंज कर दें तो हमारा कंपाउंड बदल जाएगा। अभी हमारे पास न्यू कंपाउंड बन चुका है, तो हमारे पास अगर हमें वही कंपाउंड चाहिए तो हम ना तो उसका रेशियो चेंज कर सकते और ना ही उनका हम एटम्स को चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास कंपाउंड होता है उनके अंदर जो हमारे पास रिलेटिव नंबर होता है वो, और जो उनके अंदर एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हम हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन रख दें, इसकी जगह हम ऑक्सीजन रख दें, आयरन रख दें, गोल्ड रख दें, सिल्वर रख दें, मरकरी रख दें। अगर ये हम चेंज कर देंगे तो हमारा कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा, या फिर इसे हम चेंज कर दें तब भी हमारा कंपाउंड चेंज हो जाएगा। इसे भी चेंज नहीं कर सकते हम, इसे भी चेंज नहीं कर सकते हम, तो हमारा कंपाउंड बदल जाएगा। तो यही हमें डाल्टन ने बताया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एटम के साथ। अगले लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज एटम, कि एटम क्या है। तो कैसा लगा ये लेक्चर आपको, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको सारे आंसर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको कोई छोटा भाई बहन या फिर आपका दोस्त क्लास 9th में है तो आप उनके साथ इन लेक्चर को शेयर कर सकते हो,
ताकि उन्हें फ़ायदा हो जाए। तो आप उन सब के साथ इन लेक्चर को शेयर